नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है चिंता मतलब टेंशन, एक ऐसी चीज जो हम सबकी जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा है। आज हम डेल कार्नेगी की बहुत ही मशहूर किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। और देखिए, ये कोई थ्योरी वाली किताब नहीं है। कार्नेगी ने ये सब तब लिखा जब वो खुद जिंदगी से जूझ रहे थे। न्यूयॉर्क में तिलचट्टों वाले कमरे में रहते थे, अपनी नौकरी से नफरत करते थे। तो सवाल ये उठता है कि चिंता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक भावना है, या एक बुरी आदत, या फिर चीजों को देखने का एक गलत नजरिया? आज हम कार्नेगी के अनुभवों और कहानियों के जरिए इन तीनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। कार्नेगी के लिए चिंता कोई किताबी मसला नहीं था, बल्कि एक निजी जंग थी। उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए अपनी एक लैब बनाई थी। लैब मतलब? उनकी लैब थी, उनकी अपनी क्लास में आने वाले हजारों लोग। उन्होंने उन लोगों के असल जीवन के तजुर्बों को उनको इकट्ठा किया। तो आज हम जिन तरीकों पर बात करेंगे वो किसी फिलॉसफर की कही बातें नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में आजमाए हुए और कामयाब नुस्खे हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या चिंता सिर्फ एक गलत नजरिया है? कार्नेगी एक बहुत ही कमाल का आइडिया देते हैं, डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना। हाँ, ये विचार उन्हें सर विलियम ऑसलर से मिला, जो अपने जमाने के बहुत बड़े डॉक्टर थे। डे टाइट कंपार्टमेंट्स सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। सोचिए, एक बड़ा समुद्री जहाज होता है। उसे अलग अलग हिस्सों या कंपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। अगर किसी एक हिस्से में छेद हो जाए और पानी भरने लगे तो वो दरवाजे बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ताकि पानी पूरे जहाज में ना फैले और जहाज डूबे नहीं। ऑसलर का कहना था कि हमें अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही जीना चाहिए। अतीत का दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि वो गुजर चुका है। भविष्य का दरवाजा भी बंद कर दो, क्योंकि वो अभी आया नहीं है। सुरक्षित रहने की सिर्फ एक ही जगह है, और वो है आज। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर हम भविष्य के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो क्या ये गैर जिम्मेदाराना नहीं होगा? मतलब घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, इन सब की प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है। बहुत अच्छा सवाल है, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऑसलर या कार्नेगी भविष्य की प्लानिंग करने से मना नहीं कर रहे, वो भविष्य की चिंता करने से रोक रहे हैं। अच्छा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्लानिंग का मतलब है आज ठंडे दिमाग से आने वाले कल के लिए तैयारी करना जी। जबकि चिंता का मतलब है आज की ऊर्जा को आने वाले कल के डर में बर्बाद कर देना। कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आज का काम पूरी लगन और ताकत से किया जाए। तो ये एक तरह से आज के जमाने की माइंडफुलनेस जैसा ही है, मतलब खुद को वर्तमान में रखना। बिल्कुल। आज के डिजिटल जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है। हम लगातार भविष्य की खबरें देखते हैं, सोशल मीडिया अपडेट्स देखते हैं, और चिंता में डूबे रहते हैं कि आगे क्या होगा। सही कहा। और इसी सोच ने मिसेज ई के शीट्स की जान बचाई थी। पति की मौत के बाद वो इतनी टूट चुकी थी कि जिंदगी खत्म करने का सोचने लगी थी। ओह। फिर एक दिन उन्होंने एक लाइन पढ़ी, एक समझदार इंसान के लिए हर दिन एक नई जिंदगी है। हर दिन एक नई जिंदगी? हाँ, ये लाइन उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसे अपनी गाड़ी के शीशे पर चिपका लिया। वो हर सुबह खुद से कहती, बस आज का दिन जीना है, आज एक नई जिंदगी है। और सिर्फ आज पर ध्यान देकर धीरे धीरे उन्होंने अपने सबसे बड़े डर पर काबू पा लिया। तो ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर कोई बड़ी मुसीबत अचानक सिर पर आ जाए, जिससे पूरा भविष्य दांव पर लगा हो, तब क्या? उस वक्त तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। सिर्फ आज में जीना काफी है क्या? बिल्कुल सही सवाल। और इसी के लिए विलिस कैरियर का 3 चरणीय फॉर्मूला है, जो ठीक ऐसी ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया गया था। विलिस कैरियर, ये वही है जिन्हें एयर कंडीशनिंग का पिता कहते हैं? जी हाँ, वही। लेकिन एक वक्त था जब उनकी नौकरी और कंपनी की इज्जत दोनों दांव पर लगी थी। उन्होंने कंपनी के लिए $20,000 की गैस क्लीनिंग मशीन लगाई, जो चली ही नहीं, और वो हफ्तों सो नहीं पाए। तो क्या था वो फॉर्मूला? इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बिना डरे ईमानदारी से सोचो कि इस हालत में सबसे बुरा क्या हो सकता है। सबसे बुरा? हाँ, कैरियर ने सोचा तो पाया कि ज्यादा से ज्यादा उनकी नौकरी चली जाएगी और कंपनी को $20,000 का नुकसान होगा। ठीक है। उस सबसे बुरी चीज को मानसिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने मन में सोच लिया, ठीक है, नौकरी जाएगी तो दूसरी ढूंढ लूंगा, कंपनी का नुकसान मेरी गलती है, मुझे इसे स्वीकार करना होगा।
एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? सबसे बुरी चीज को स्वीकार कर लेना, ये तो हार मानने जैसा लगता है। यही तो इसका मनोवैज्ञानिक जादू है। ये हार मानना नहीं है, ये चिंता की वजह से जो दिमागी लकवा हो जाता है ना, मतलब मेंटल पैरालिसिस, हाँ हाँ। उससे बाहर निकलना है। जब तक आप सबसे बुरे नतीजे से डरते रहते हैं, आपका दिमाग सिर्फ घबराता है, समाधान नहीं खोज पाता। सही है। लेकिन जैसे ही आप सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। डर खत्म हो जाता है और दिमाग शांत होकर काम पे लग जाता है। तो कैरियर के साथ भी यही हुआ? बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने ये स्वीकार किया, उन्हें वो शांति मिली जो हफ्तों से गायब थी। और फिर आया स्टेप 3। तीसरा स्टेप? अब पूरी शांति से अपनी ऊर्जा और समय उस सबसे बुरी स्थिति को बेहतर बनाने में लगाओ जिसे तुम पहले ही स्वीकार कर चुके हो। और फिर उन्होंने क्या किया? शांत दिमाग से उन्होंने समस्या को दोबारा देखा और उन्हें एक उपाय सूझा। और उन्होंने कंपनी से $5000 के नए उपकरण लगाने को कहा। और जानते हैं क्या हुआ? क्या? वो मशीन चल पड़ी और कंपनी ने $20,000 खोने के बजाय $15,000 का मुनाफा कमाया। वाह! मतलब ये तरीका हमें चिंता के बादलों से निकालकर जमीन पर ले आता है, जहां हम असल समस्या को देख और सुलझा सकते हैं। एग्जैक्टली। ये बात तो समझ आती है कि एक बड़ी समस्या को कैसे सुलझाया जाए, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी कोई एक बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि चिंता करना जिनकी आदत ही बन गई है, वो हर छोटी छोटी बात पर टेंशन लेने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कार्नेगी कहते हैं कि चिंता एक बहुत ही मजबूत आदत है और किसी भी आदत को तोड़ने के लिए उसे एक दूसरी बेहतर आदत से बदलना पड़ता है। और वो बेहतर आदत क्या है? व्यस्त रहना, बिजी रहना। यहाँ पर मैरियन जे डगलस नाम के एक व्यक्ति की कहानी है, जिनकी 2 बेटियों की एक के बाद एक मौत हो गई थी। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, वो इतने दुख और चिंता में डूब गए कि उनका जीवन जैसे रुक सा गया था। तो फिर वो इससे बाहर कैसे निकले? एक दिन उनका 4 साल का बेटा उनके पास आया और जिद करने लगा, डैडी मेरे लिए एक नाव बनाओ। डगलस का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। नाव बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे और उन 3 घंटों में महीनों बाद पहली बार उन्हें पूरी तरह से मानसिक शांति महसूस हुई। सिर्फ एक नाव बनाने से? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये मनोविज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी नियम को दिखाता है। हमारा दिमाग चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, एक समय में एक से ज्यादा चीज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सकता। अच्छा, जैसे आजकल फ्लो स्टेट कहते हैं। बिल्कुल। जब आप किसी काम में, चाहे वो नाव बनाना हो, पेंटिंग करना हो या कोई रिपोर्ट तैयार करना हो, पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपका दिमाग इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके पास चिंता करने की मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। तो ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है। नहीं, ये दिमाग को एक सकारात्मक और रचनात्मक काम में लगाना है। मनोविज्ञान में इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कहते हैं। शायद इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कहा था, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास चिंता करने का समय नहीं है। सही पकड़ा। लेकिन कभी-कभी, जैसा आपने कहा, चिंता बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी-छोटी बातों से आती है। कोलोराडो में एक विशाल पेड़ था जो 400 साल तक खड़ा रहा था। उस पर 14 बार बिजली गिरी, कई तूफान आए, लेकिन वो टिका रहा। 400 साल? हाँ, और अंत में उसे छोटे-छोटे कीड़ों की एक फौज ने गिरा दिया जिन्हें एक इंसान अपनी उंगली से कुचल सकता है। वाह, क्या मिसाल है। मतलब हम अपनी जिंदगी की बड़ी-बड़ी लड़ाइयां तो लड़ लेते हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये कीड़े क्या हैं। ऑफिस की छोटी-मोटी राजनीति, पड़ोसी से हुई बहस या ट्रैफिक में किसी का हॉर्न बजाना। हाँ, ये वो बातें हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन हम इन्हें दिन भर अपने दिमाग में ढोते रहते हैं और अपनी शांति बर्बाद करते हैं। कार्नेगी एक लाइन लिखते हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन इतना छोटा है कि इसे और छोटा नहीं बनाया जा सकता। तो हमने देखा कि चिंता एक गलत नजरिया हो सकती है और एक आदत भी। अब तीसरे पहलू पर आते हैं। एक कहावत है जो हम सबने सुनी है, जब जिंदगी नींबू दे तो शिकंजी बना लो। हाँ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? थेल्मा थॉम्सन की कहानी शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, उनकी कहानी कमाल की है। थेल्मा को अपने पति के साथ मोजावे रेगिस्तान के पास एक आर्मी कैंप में रहना पड़ा। ओह, रेगिस्तान में? हाँ, और उन्हें उस जगह से सख्त नफरत थी। चारों तरफ रेत, चिलचिलाती गर्मी और बात करने के लिए कोई नहीं। वो इतनी दुखी थीं कि उन्होंने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। तो उन्होंने अपने पिता को खत लिखा। उनके पिता ने क्या जवाब दिया? जरूर कोई लंबी चौड़ी सलाह दी होगी। नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी। सिर्फ 2 लाइनें? हाँ, उन्होंने लिखा,
जेल की सलाखों से दो लोगों ने बाहर देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारे। वाह। थेल्मा ने ये लाइनें बार बार पढ़ी और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो कीचड़ नहीं बल्कि सितारे देखेंगी। तो उन्होंने क्या बदला? रेगिस्तान तो वैसे का वैसा ही था। रेगिस्तान नहीं बदला था, थेल्मा बदल गई थी। उनका नजरिया बदल गया था। बिल्कुल। उन्होंने वहां के मूल निवासियों से दोस्ती की। उन्होंने कैक्टस, रेगिस्तानी जानवरों और सूर्यास्त को देखना और समझना शुरू किया। कुछ ही समय में उन्होंने अपनी एक दयनीय हालत को अपनी जिंदगी के सबसे रोमांचक सफर में बदल दिया। इससे तो यही साबित होता है कि हमारी खुशी बाहरी हालातों पे कम और हमारे दिमागी नजरिए पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सही। और शायद इसी नजरिए का एक और हिस्सा है हमारे पास जो कुछ है उसकी कीमत समझना। हम हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। हैरोल्ड एबिट की कहानी यही सिखाती है। वो कर्ज में डूबे थे, अपनी सारी जमा पूंजी गवा चुके थे और निराश थे। बहुत ज्यादा, इतने निराश कि आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। एक दिन वो काम पर जा रहे थे जब उन्होंने सड़क पर एक ऐसे आदमी को देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे। अच्छा। वो एक छोटी सी पहियों वाली लकड़ी की तख्ती पर बैठा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। और उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। हाँ। हेरोल्ड को अचानक एहसास हुआ कि वो कितने अमीर हैं। उनके पास 2 पैर थे, वो चल सकते थे। उनकी सारी चिंताएं उस एक आदमी की मुस्कुराहट के सामने बौनी हो गई। उन्होंने बाद में अपने आईने पर ये लाइनें चिपका लीं, जिन्हें वो रोज सुबह पढ़ते थे। मुझे दुख था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक मैंने सड़क पर उस आदमी को नहीं देखा जिसके पैर नहीं थे। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि चिंता से लड़ने के कई तरीके हैं। पहला, अपने दिन को एक बंद डिब्बे की तरह देखो। ना अतीत की लीक, ना भविष्य का डर, बस आज पर ध्यान दो। सही। दूसरा, अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो विलिस कैरियर के 3 स्टेप्स अपनाओ। सबसे बुरे को सोचो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे सुधारने में लग जाओ। और तीसरा, चिंता करने की आदत को काम करने की आदत से बदलो। अपने दिमाग को किसी ऐसे काम में लगाओ जिसमें वो पूरी तरह डूब जाए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। और सबसे जरूरी, अपना नजरिया बदलो। हाँ, याद रखो कि हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है और हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत बहुत कीमती है। ये सारे तरीके बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार हैं। हाँ, और जाते जाते एक विचार और छोड़ जाते हैं। मशहूर मनोचिकित्सक कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लिखा कि 35 साल से ज्यादा उम्र के उनके जितने भी मरीज थे, उन सबकी असल समस्या आखिर में एक ही थी। और वो क्या थी? जीवन के प्रति एक धार्मिक या आध्यात्मिक नजरिया खोजने की कमी। तो सोचने वाली बात यह है, एक ऐसी दुनिया में जो हर समस्या का बाहरी समाधान खोजने पर जोर देती है, इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि चिंता का अंतिम जवाब शायद हमारे अंदर, हमारे किसी गहरे विश्वास में छिपा हो सकता है, चाहे उस विश्वास का रूप कुछ भी हो।